नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पेन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ओटाइटिस इंटरना के बारे में। तो पहले के दो टॉपिक हम समझ चुके हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया के बारे में, और आज का टॉपिक है ओटाइटिस इंटरना के बारे में। तो जैसे टर्म्स है उसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सटर्ना जो था वो एक्सटर्नल जो पार्ट था ईयर का, उसके ऊपर इन्फेक्शन के बारे में हमने बात किया। मीडिया का जो था वो जो मिडल पार्ट रहता है ईयर स्ट्रक्चर का, तो उसके बारे में हमने बात किया। अब है इंटरना के बारे में। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है वो ये पोर्शन जो है, इसे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ईयर का कहा जाता है। तो स्पेशली मैंने इसके लिए अलग से डायग्राम बनाया था। आप चाहे तो एनाटॉमी ऑफ ईयर में देख सकते हैं, जिसमें इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है मैंने डिटेल में समझाया था। तो ये जो पोर्शन है, ये इसमें भी दो तरह के एक डिवीजन रहता है। एक तो रहता है वेस्टिबुलर या और सेमी सर्कुलर कैनाल जो रहता है। तो ये जो दो पोर्शन रहता है, ये हमारे बैलेंस जो है हमारे बॉडी का, उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और ये जो दूसरा पोर्शन रहता है कॉक्लिया, ये हमारा हियरिंग पोर्शन, यानी कि सुनने का जो हमारा नेचर है, या फिर जो हमारा है ये एक जो गुण है जो हमने ऊपर वाले ने दिया है, तो वो जो है उसे कंट्रोलिंग सेंटर जो है वो ये कॉक्लिया के थ्रू जो है वो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका इन्फेक्शन का जो है रहता है, या फिर जो इसके रिलेटेड जो इन्फ्लामेशन हो जाता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट जो है पूरा तरीके से समझने वाले हैं। तो ओटाइटिस इंटरना को इनर ईयर इन्फेक्शन भी कहते हैं। सीधी सी बात है, इंटरना रहेगा तो जो इंटरनल पार्ट रहेगा उसका इन्फेक्शन से रिलेटेड इसका नाम रहता है, तो इसलिए इसे इनर ईयर इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसमें मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर। तो अगर इन्फेक्शन होगा तो सूजन होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ इनर ईयर रहेगा। कोल्ड एंड फ्लू कैन कॉज इन्फ्लामेशन और इट कैन डेवलप व्हेन एन इन्फेक्शन इन योर मिडल ईयर स्प्रेड टू द योर इनर ईयर। कोल्ड और फ्लू जो है अगर बढ़ जाते हैं तो उसके कारण ये बढ़ने के चांसेस रहते हैं, वो हम लोग आगे समझेंगे किस तरीके से। लेकिन अगर मिडल ईयर का इन्फेक्शन अगर बढ़ जाता है तो वो भी इसे जो है वो अपने अंदर ले लेता है, अपने इन्फेक्शन में इसको ले लेता है। तो हमने पहले ही देखा था कि जब अगर हम लोग मिडल ईयर इन्फेक्शन को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, या फिर उसे अवॉइड करते हैं उसका ट्रीटमेंट, तो वो फिर उसका बढ़ने का चांसेस रहता है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो जाता है। तो इनर ईयर भी जो है उसके चपेट में आ जाता है। ठीक है, इट कैन ओके, मैनी पीपल विद द इनर ईयर इन्फेक्शन एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम विद द हियरिंग एंड बैलेंस। तो जिन्हें ईयर इन्फेक्शन होगा उन्हें प्रॉब्लम क्या आएगा, हियरिंग और बैलेंस का। जाहिर सी बात है, वो पोर्शन जो है वो हियरिंग और बैलेंस से रिलेटेड है। तो हियरिंग और बैलेंस के पोर्शन पे, यानी कि जो ऑर्गन जो है वो, जो पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, एक कनेक्टिव पार्ट जो बनता है ब्रेन के बीच में, अगर वहां का इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इंसान को बैलेंस करने में और सुनने में तकलीफ होगी। Inner ear infection can cause at any age. Most common in adult is 30 to 60 years. Children can also develop inner ear infection as a symptoms of bacterial meningitis. पहले के जो टॉपिक हमने समझा वो हमने देखा था कि ज़्यादातर जो ओटाइटिस मीडिया था वो हमने समझा था कि जो बच्चे रहते हैं 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच के जो बच्चे रहते हैं उनमें ज़्यादातर ये होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ओटाइटिस इंटरना जो है वो किसके में रहेगा, 30 से 60 साल के जो लोग रहते हैं उनमें होने के चांसेस जो ज़्यादातर रहते हैं इसके। या बच्चों में ये तब होगा जब हम लोग ओटाइटिस मीडिया को अनदेखा करेंगे, उसे ट्रीट प्रॉपर तरीके से अगर नहीं करते हैं, तो वो जब उसका सीवियरिटी बढ़ जाता है, तो हमने कल देखा था कि उसमें मेनिंजाइटिस एक तकलीफ हो जाती है। वो जब बढ़ जाता है तो उसके जो बोन्स को भी अफेक्ट कर लेता है, मेनिंजाइटिस को भी अफेक्ट कर लेता है। तो फिर अगर ये कंडीशन अगर आ जाती है तो फिर बच्चों में भी ओटाइटिस इंटरना जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज जो उसके सबसे ज़्यादा जो एज है वो है 30 से 60 साल के लोगों के बीच में इसे होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं। दो तरह के इनर ईयर इन्फेक्शन रहते हैं, मतलब 2 टाइप्स ऑफ इनर ईयर इन्फेक्शन आर देयर। एक है लैब्रिंथाइटिस। जो लैब्रिंथ मैंने आपको बताया था जब इसका एनाटॉमी मैंने पढ़ाया था, तो लैब्रिंथ के बारे में बताया था कि एक तरह की जो कैविटी रहती है जिसके अंदर 2 तरह के फ्लूइड्स रहते हैं। तो उसका डिटेल अगर आपको समझना है तो एनाटॉमी में समझ लीजिएगा, मैं इसमें डिटेल में समझाने वाला नहीं हूँ। तो लैब्रिंथाइटिस क्या होता है, इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ द लैब्रिंथ व्हिच इज अ पार्ट ऑफ योर इनर ईयर दैट कंट्रोल्स हियरिंग एंड बैलेंस। कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन। तो लैब्रिंथाइटिस में जो फ्लूइड्स रहते हैं, यहाँ पे जो 2 तरीके के फ्लूइड्स रहते हैं, मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था, वो अगर कंडीशन आ जाती है तो उसमें क्या होता है, वो जो कैविटी रहती है वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। वो अगर हो गए तो क्या रहेगा कि ये जो पोर्शन है वो हमारा हियरिंग और बैलेंस जो है वो कंट्रोल करता है। अगर वहां पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे हियरिंग बैलेंस हमारी जो एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर देखा जाए
ये जो कंडीशन रहती है ये वायरल इन्फेक्शन के कारण ज्यादा होती है। हम देखते हैं ना बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, तो ये जो कंडीशन होती है लेब्रिंथाइटिस जो रहती है ये वायरल इन्फेक्शन के कारण ज्यादातर होती है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व which is a part of your inner ear that controls the balance and eye movement. Vestibular neuritis often develops before or along with the viral infection. तो ये भी एक पार्ट है वायरल इन्फेक्शन का ही। जब इन्फेक्शन होता रहेगा तब ये बढ़ सकता है, यानी कि वो नर्व को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है मतलब वायरस के कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है तो भी वो नर्व्स को अफेक्ट कर लेता है। कौन से नर्व? वेस्टिबुलर नर्व। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के बारे में हम लोग समझे थे। तो वेस्टिबुलर नर्व जो हमारा बैलेंस को संभालती है, साथ ही साथ और जो हमारी आई मूवमेंट को भी हेल्प करती है, जो कि वो बैलेंस का ही एक पार्ट है जो कनेक्टेड है उसके साथ, जिसकी नर्व जो है वो कनेक्टेड रहती है। तो वो अगर डिस्टर्ब होती है तो हमारी आई मूवमेंट और हमारा बैलेंस जो है वो पूरा डिस्टर्ब होता है, और ये भी मैक्सिमम देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। कॉजेस क्या है? द मोस्ट कॉमन ईयर इन्फेक्शन आर ड्यू टू द वायरसेस सच एज इन्फ्लुएंजा, हर्पीज जोस्टर, ओटाइकस और एब्स्टेन बार। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण सबसे ज्यादा मेन कारण यही है, जब वायरल पूरा चला जाता है, वायरसेस चले जाते हैं, खास करके इन्फ्लुएंजा और हर्पीज जोस्टर जो वायरस रहते हैं वो अगर हमारे अंदर शरीर में चले जाते हैं, उस लेवल तक चले जाते हैं, तो वो वहां के पोर्शन को इन्फेक्शन कर देते हैं और इन्फ्लामेशन ला लेते हैं। लेस कॉमनली ईयर इन्फेक्शन आर रिजल्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो इनर ईयर इन्फेक्शन जो है वो थोड़ा सा कम परसेंटेज है बैक्टीरिया के कारण होने के जो चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स इन एडल्ट्स, तो ज्यादातर ये एडल्ट्स में होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ एडल्ट्स के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रंस के सिम्टम में काफी रेयर है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो एडल्ट्स में ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो क्या देखने को मिलते हैं? योर इनर ईयर कंट्रोल्स द हियरिंग एंड बैलेंस। पीपल विद द इनर ईयर इन्फेक्शन may experience a wide range of symptoms associated with those senses। ठीक है, तो ये इनर ईयर इन्फेक्शन क्या करता है? मतलब जो इनर ईयर रहता है वो हमारा बैलेंस और हम देखते हैं कि हियरिंग का पार्ट करता है। तो जो भी साइन और सिम्टम्स रहेंगे वो इसी सेंसेस के रिलेटेड रहेंगे, मतलब जो सेंसेस सुनने के हैं उसी से रिलेटेड साइन और सिम्टम्स जो है वो रहने वाले हैं। सम साइंस ऑफ एन इनर ईयर इन्फेक्शन इंक्लूड्स बैलेंस प्रॉब्लम, आपका बैलेंस डिस्टर्ब रहेगा, वर्टिगो, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, डिजीनेस, थोड़ा सा नींद जैसा है, चक्कर जैसा लगेगा, हियरिंग इशू, जाहिर सी बात है वो वहां का पोर्शन में अगर इन्फेक्शन होगा तो सुनने में तकलीफ होगी, नोशिया, वॉमिटिंग। अगर बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो हमारे बॉडी को ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में केमिकल्स हैं कुछ, तो भी एक प्रकार का पॉइजन आ गया है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, जो कार ड्राइविंग के कारण जो हमें चक्कर आते हैं, जो उल्टियाँ आती हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया, वो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो बॉडी को लगता है, हमारे ब्रेन को लगता है कि कुछ पॉइजन आ गया, इसलिए हमें नोशिया, वॉमिटिंग जैसे वो सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं। टिनिटस, कान में से जूं 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 गुनगुनाहट जैसा या रिंगिंग जो है वो सुनने को मिलती है। फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर ईयर, कान में ऐसा कुछ भरा भरा सा लगेगा, इन्फेक्शन के कारण जो सूजन हो जाती है, आपको लगेगा कि कान के अंदर कुछ है, कुछ भरा भरा जैसा लगेगा। हेडेक होगा, जाहिर सी बात है नर्व्स जुड़ी हुई हैं सब, तो सर से हेड से जुड़ी हुई हैं तो हेडेक होगा। ईयर एक होगा, कान में दर्द जो है वो काफी ज्यादा होगा। फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम योर आई, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ईयर ड्रम अगर फट गया है तो वो फ्लूइड ड्रेनिंग भी वहां से होना शुरू हो जाएगा। और ये फ्लूइड ड्रेनिंग का मतलब है कि ईयर ड्रम यानी कि जो टेम्पेनियम मेम्ब्रेन या फिर जो टेम्पेनियम जिसे हम लोग कहते हैं, उसको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हुआ है। Sometimes an infection can spread to your inner ear from another area of your body, such as your airways। ये नहीं है कि जो वायरस के कारण होगा या फिर जो यहाँ से अगर फैला है उसके कारण होगा, हो सकता है अंदर कुछ अगर बॉडी में कुछ अगर इन्फेक्शन भी हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो वो भी वायरसेस जो हैं वो वहां तक पहुंच सकते हैं और ये इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकते हैं। इन दिस कंडीशन यू मे ऑल्सो हैव अ रनी नोज और अ जनरलाइज्ड इशू लाइक फीवर। Your initial symptoms begin fading when your inner ear symptoms begin। तो अगर ऐसी अगर कंडीशन होती है कि मतलब किसी और कारण की वजह से, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक उदाहरण पकड़ लेते हैं, अगर उसके कारण अगर इन्फेक्शन होता है तो शुरुआत में आपको फीवर रहेगा, नाक बहना जैसा शुरू होगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे अगर वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आपके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये जो फीवर, रनिंग नोज है वो बंद हो जाएगा, वो फेडिंग हो जाएंगे सिम्टम्स। पर अभी सिम्टम्स कौन से शुरू हो जाएंगे? ये वाले जो कि इनर ईयर इन्फेक्शन के जो भी हमने समझे वो शुरू हो जाएंगे। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इनर ईयर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, भाई जाने तो थोड़ा बहुत है ठीक हो जाएगा,
तो वो क्या करेगा, एन इनर ईयर इन्फेक्शन कैन डैमेज योर वेस्टिबुलर सिस्टम विच कंट्रोल बैलेंस, इन दिस केसेस रिकवरी में लास्ट लॉन्गर। ठीक है, अगर वेस्टिबुलर इन्फेक्शन है, अगर इनर ईयर इन्फेक्शन अगर उसको ट्रीट नहीं करते हो तो वेस्टिबुलर जो पार्ट है वो पूरी तरीके से डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं, काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, आपके बॉडी का बैलेंस काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और उसे रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी समय वो ले लेता है रिकवर होने के लिए। एंड अनचेक ईयर इन्फेक्शन could lead to the permanent partial or total hearing loss. It's important to see the health consultant as first sign of problem. अगर इसको नहीं करते हो, अगर इसको ट्रीट नहीं करते हो तो ये परमानेंट पार्शियल और टोटल हियरिंग लॉस मतलब क्या, या तो आप आधे बहरे हो जाएंगे या तो पूरे हो जाएंगे, और ये दोनों ही कंडीशन परमानेंट हो जाएंगी। रिवर्सिबल ये कंडीशन नहीं रहेंगी कि भाई ये रिवर्स हो जाएगा कुछ ट्रीटमेंट देके ये हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। तो बेटर है कि अगर आपको कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स लगते हैं और आपको तकलीफ बढ़ रही है, तुरंत जो हेल्थ कंसल्टेंट है ENT के पास जाइए, कुछ इंटेंसिविस्ट जो रहते हैं उनके पास आप जाके इसके बारे में एंटीबायोटिक्स या जो भी ट्रीटमेंट वो देते हैं आपको, वो पूरी जांच पड़ताल करवा के आप तुरंत ट्रीटमेंट करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोसिस किस तरीके से होगा, जो हेल्थ कंसल्टेंट रहते हैं विल परफॉर्म अ बैलेंस एग्जामिनेशन and possibly a neurological assessment. Unlike other type of the ear infection, inner ear infection can't be properly diagnosed with the visual examination. A comprehensive assessment necessary to regulate other health conditions such as stroke, migraine, headache, which all share the similar symptoms. देखो इसके जो symptoms हैं वो माइग्रेन, हेडेक और स्ट्रोक के कारण ही उसके आसपास ही जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट रहते हैं वहाँ पे आपको जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है अगर इस तरीके की तकलीफ आपको रहती है तो, क्योंकि वो क्या करते हैं आपका बैलेंस जो है वो उसका टेस्टिंग करते हैं, साथ ही साथ जो विजुअल्स के टेस्टिंग करते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग भी वो कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर एक कंक्लूजन पे आया जाए कि आपको इन्फेक्शन किस कारण से वजह से है, माइग्रेन की वजह से है, स्ट्रोक की वजह से है, या फिर जो इनर ईयर इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से है। तो ये सब चीज़ें जो है वो जब फाइनल कंक्लूजन पे अगर आता है डॉक्टर, उसके बाद ही फिर वो ट्रीटमेंट करते हैं। जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं जैसे कि ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, उसे हम लोग जांच पड़ताल करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो हमने पहले केस में देखा, लेकिन इनर ईयर इन्फेक्शन को उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि उसके सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन रहते हैं। ये कंडीशन के स्ट्रोक, माइग्रेन और हेडेक की वजह से उसके सिम्टम्स लगभग कॉमन सिम्टम्स हैं, तो उसे डायग्नोस करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, उसे कुछ प्रोसीजर के थ्रू ही जाना पड़ता है। ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स आर प्रिस्क्राइब टू ट्रीट द इनर ईयर इन्फेक्शन, फोकस ऑन ट्रीटिंग द सिम्टम्स रेदर देन इन्फेक्शन itself. For example, steroids are prescribed to ease the inflammation. तो एंटीबायोटिक्स और कुछ एंटीवायरल दिए जाते हैं, कुछ एक कैटेगरी रहती है वो जिसका डॉक्टर जो है वो अपने हिसाब से आपको देते हैं कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कैसा है उस हिसाब से। फोकस किस पर रहता है कि सिम्टम्स को ट्रीट करना है, ना कि इन्फेक्शन को। सिम्टम्स को ट्रीट करने का रहता है और इसमें आपको स्टेरॉइड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि इन्फ्लामेशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। इफ यू हैव डेवलप द डिजीनेस और वर्टिगो, एंटी हिस्टामाइन विल प्रिस्क्राइब। अगर आपको डिजीनेस है, वर्टिगो, चक्कर जैसी अगर कंडीशन आ गई है, वो अगर आ गया है तो आपको एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स जो रहते हैं वो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इफ योर सिम्टम्स इंक्लूड द नॉशिया एंड वॉमिटिंग, एंटी एमाइटिक्स एंड द वेस्टिबुलर सप्रेशन विल बी प्रिस्क्राइब। उल्टी, नॉशिया, उल्टी या वॉमिटिंग जैसे हम लोग कहते हैं, या फिर उल्टी जैसा लगना, नॉशिया जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे अगर सिम्टम्स अगर आपको आ गए हैं, एंटी एमेटिक्स जो दिए जाते हैं उल्टी रोकने के लिए, या फिर वेस्टिबुलर सप्रेशन कुछ दिए जाते हैं। वेस्टिबुलर सप्रेशन दिए जाएंगे ताकि ब्रेन को वैसा मैसेज नहीं जाएगा कि बॉडी इम्बैलेंस है, तो वो वॉमिटिंग कर देता है अगर वेस्टिबुलर को इस तरीके से लगता है। तो इससे अच्छा है कि वेस्टिबुलर को सप्रेस किया जाता है ताकि वो इस तरीके का मैसेज ब्रेन को ना लेके जाए कि बॉडी में कुछ तरीके का इम्बैलेंस है। जैसे हम लोग गाड़ी और बस में जो ट्रैवल करते हैं तो बॉडी हमारी इम्बैलेंस होती है, जिसकी वजह से हमें वॉमिट होने की वजह से जो बॉडी का एक रिएक्शन रहता है उसके कारण वो महसूस होता है। तो वो इसको अगर सप्रेस कर देंगे तो वो इस तरीके का मैसेज जो ब्रेन की तरफ नहीं लेके जाएगा, तो ब्रेन की तरफ नहीं लेके जाएगा तो वो वहाँ से रिप्लाई नहीं भेजेगा कि वॉमिट या नोशिया जैसे सिम्टम्स, वहाँ से उसका जो रिप्लाई करने का रहता है वो नहीं करेगा। तो इम्यूनो सप्रेशन, वेस्टिबुलर सप्रेशन दिए जाते हैं या तो फिर एंटी एमेटिक्स जो है इस कंडीशन में दिए जाते हैं। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, आप रेगुलर अपने हाथ धोते रहिए ताकि कोई इन्फेक्शन हाथों को लगाए वो नाक, मुंह, कान में ना जाए, ताकि वो ब्रेन की तरफ ना चला जाए। डोंट स्मोक, कोशिश कीजिए स्मोक ना करें क्योंकि स्मोक के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। मैनेज योर एलर्जीज, किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई एलर्जी की हिस्ट्री रही है, आपको एलर्जी रहती है तो उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कीजिए ट्रीटमेंट वगैरह करके रेगुलर बेसिस पे। अवॉइड कोल्ड एंड अदर URTS, सर्दी है,
कोशिश कीजिए उसको प्रॉपर ट्रीट करने की, उसे सही तरीके से अपना जो केयर है वो करने की। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर इन्फेक्शन अगर आपको बार बार होता है तो उसका ट्रीटमेंट आप टाइमली जो है वो लेते रहें ताकि वो बढ़ ना जाए। मेक श्योर योर वैक्सीनेशन आर अप टू डेट। किसी तरीके का वैक्सीनेशन अगर आपको रिकमेंड किया गया है, बच्चों को रिकमेंड किया है, तो कोशिश कीजिए कि वो वैक्सीनेशन आप सही तरीके से लीजिए ताकि वो इन्फेक्शन ना कर सके और वो इन्फेक्शन बढ़ने के बाद इस तरीके की तकलीफें जो हैं वो आपको ना हो सके। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।